Hello dear students, today I'm going to continue chapter number 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 12 of International Trade. In last session I completed the three different points of the export procedure. That was the just like import procedure, license था, उसके पहले था ऑर्डर और उसके बाद कलेक्टिंग द गुड्स. ये तीन हमने देखे. ऑलरेडी वी कंप्लीटेड डिफरेंट 9 पार्ट्स ऑफ द इंपोर्ट प्रोसीजर. दैट इट शुड बी इन प्रॉपर मैनेज, इट शुड बी इन अ प्रोसेस. सो उसको हमें सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा. और ये 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए लास्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, वो भी हमें सीक्वेंस में रखना पड़ेगा. द रीज़न इज दैट सिंपल कि प्रोसेस होता है, कोई भी प्लस माइनस नहीं चलेगा. तो हमने यहाँ एक्सपोर्ट प्रोसीजर में जो पहला देखा था उसमें हमने देखा कि कैसे हम ये ऑर्डर लेंगे, गेटिंग द ऑर्डर थ्रू द इम्पोर्टर. उसके बाद हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा वो लिस्ट के हिसाब से. अगर लिस्ट में वो गुड्स नहीं है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना तो OGL है ही. एंड देन आफ्टर कलेक्टिंग द गुड्स, अगर हम मैन्युफैक्चर है तो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे. अगर हम ट्रेडर है तो किसी मैन्युफैक्चर से गुड्स कलेक्ट करेंगे. और हम एक्सपोर्टर है, राइट, तो जो भी हमें गुड्स लेने वो इम्पोर्टर को देने के लिए वो एक्सपोर्टर के तौर पर मे भी हम प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर से कलेक्ट करेंगे, डिपेंड कि कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं. सो दैट इज़ द 3 डिफरेंट पॉइंट्स. इट वाज ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. थोड़ा हम इसलिए जाते हैं क्योंकि ये ऑल द कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, सो थोड़ा हमें रिकैप करना पड़ता है. लेट्स सी विद द 4th वन, फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी. एज इन इम्पोर्ट ट्रेड वी ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव टू मे बी RBI की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि वी हैव ऑलरेडी दैट टाइप ऑफ द परमिशंस, राइट, कि फॉरेन एक्सचेंज हम ले सकते हैं. वो इंपोर्ट में हमने देखा है. कई बार हमें एप्लीकेशन दे के ये परमिशन लेनी पड़ती है. जस्ट लाइक हियर वी विल अर्न, यहाँ हम अर्न करेंगे फॉरेन एक्सचेंज. तो देखिए कैसे एक्टिविटी होती है. मैनी कंट्रोल्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज हैव बीन लिबरलाइज्ड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991. सो 1991 के बाद कई लिबरलाइज्ड पॉलिसी आई, राइट. कई ऐसे लिबरलाइजेशन पॉइंट्स थे उसमें जिसकी वजह से हम जो भी कंट्रोलिंग पावर था हमारे ऊपर यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर के ऊपर रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज वो रिमूव हो गए. द इंपोर्टर्स मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर अमाउंट ऑफ बिल आइदर इन द एक्सपोर्टर्स करेंसी और इन द US डॉलर. यानी कि पहले ऐसा था कि मोस्टली हम यही प्रीफर करते हैं कि US डॉलर में पैसे आए ताकि हम उसका यूज़ शायद इंपोर्टर को कर सके. यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्टर. अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मैं वही डिमांड करूँगा कि जस्ट टोटल अमाउंट विल बी पेड इन दी अमेरिकन डॉलर. सो सामने मैंने जो भी इंपोर्ट किया उसका पैसा भी मैं दे सकूँ. लेकिन कई बार अगर हम डिमांड करेंगे तो एक्सपोर्टर की करेंसी भी में उसको एक्सचेंज हो जाएगा. यानी हमारी करेंसी में वो एक्सपोर्टर, हम इंडियन हैं तो रुपीज़ में वो कन्वर्ट करके हमें पैसे देंगे. और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड US डॉलर्स. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड its appointed banks and institutions, we can say all the nationalized banks are there nowadays, some of the financial institutions are there. तो RBI उसकी जो भी अपॉइंटेड बैंक्स है, कई मोस्टली अब तो सभी बैंक आ गई है. कई बैंक जो शायद उसका प्रॉफिट नेशनलाइज्ड बैंक के तौर पर प्लस माइनस NPA ज़्यादा होती है, राइट, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो लोन बहुत होती है तो उसको नहीं डालते इसमें. लेकिन मोस्टली ये सब कुछ नेशनलाइज्ड बैंक में होता ही है और इंस्टीट्यूशन से होते हैं. सो ये तीनों मिलकर या किसी एक को ये सब पावर दिया जाता है. ऑल्सो कीप कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज. ये सब मिलकर या कोई एक ये फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल रखता है, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो. देयरफॉर द एक्सपोर्टर हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू द RBI विथ अ व्यू टू कन्वर्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम द इम्पोर्टर इनटू द करेंसी ऑफ हिज कंट्री. यानी कि हम इंडियंस, अगर आई एम द एक्सपोर्टर, मैं अगर एक्सपोर्टर हूँ और मुझे अमेरिकन डॉलर में पैसे मिलते हैं तो उसकी एंट्री ऑफिशियली बैंक थ्रू जाएगी. बैंक मुझे वो कन्वर्ट करके देगी इंडियन रुपीस में, ताकि गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट मिले. और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगी तो मे बी द रुपीस प्राइस विल इंक्रीज. दैट मीन्स डिवैल्यूएशन थोड़ा कम होगा और डॉलर या और कोई भी करेंसी है उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन होगी ज़्यादा से ज़्यादा. ये पॉसिबिलिटी में बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन ये विद इन 10 ईयर्स नहीं होता है, उसके लिए बहुत साल लगते हैं, राइट. पिछले 10 सालों में भाव बढ़ ही रहा है डॉलर का, आप देख रहे हैं. सो RBI सब कंट्रोलिंग रख के ये एप्लीकेशन का फॉर्म भरवाती है और उसमें आप जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. अगर ज़्यादा है तो पे भी मे बी यू हैव टू पे द टैक्सेस टू. उसके हिसाब से जो ईयरली टैक्सेस होते हैं उसकी बात है. तो हमारी कंट्री के तौर पर उसको करेंसी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, वो जो भी करेंसी आएगी. द एक्सपोर्टर हैज़ टू प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल इन दिस एप्लीकेशन रिगार्डिंग हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज ही इज़ गोइंग टू अर्न. कितना वो कमाएगा, राइट, थ्रू द पर्टिकुलर
export, and the exporter has to submit a copy of this application to the bank or institution through which he makes transactions. यानी मेरा अकाउंट समझ लो कि HDFC बैंक में है, चलो वो तो पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक है, पब्लिक कंपनी बोली जाती है, लेकिन एक नेशनलाइज बैंक है, समझ लो PNB, राइट। तो ये PNB में मेरा जो अकाउंट है उसकी डिटेल तो मुझे देनी है, उसके साथ RBI को जो एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है उसमें ये PNB की डिटेल है, और PNB को मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि ट्रांजेक्शन्स क्या और कैसे हो रहा है। जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं फाइनेंशियल वो भी होते हैं, समझ लो कि IIFL, ये सिर्फ एग्जांपल है, इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, तो उसके थ्रू मैं अगर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे RBI के फॉर्म में फिलअप करनी पड़ेगी, और IIFL को भी ये एक्सपोर्टर के तौर पर मुझे एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, बिकॉज ही विल गोइंग टू, दैट मीन्स IIFL विल गोइंग टू टेक द बेनिफिट, और दे विल take the amount which will come from the outside of the country. So that is foreign exchange एक्टिव, बहुत इजी है, थोड़ा डिटेल में देख लिया, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। Obtaining LC, letter of credit. The exporter checks the financial capability of the importer before exporting the goods फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज बिल। कि ऑलरेडी हमने फिनिश कर दिया इंपोर्टर के तौर पर या एक्सपोर्टर के तौर पर। देखते हैं, अगर मैं किसी को गुड्स बेचता हूँ, एक सिंपल थिंग है, अगर मैं मेरे दोस्त को भी 50,000 रुपये देता हूँ तो मैं देखूंगा कि पिछले 5 सालों में उसकी सैलरी इतनी है, उसने कुछ नया नहीं किया है, वो सभी से पैसे ले रहा है, तो फिर मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। तो ये तो सिर्फ मेरे एक दोस्त की बात है, तो यहाँ तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वाई द पर्टिकुलर एक्सपोर्टर विल नॉट लुकिंग आफ्टर द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी? यस, ही विल, राइट। एक्सपोर्टर विल लुकिंग आफ्टर द फाइनेंशियल साउंडनेस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर, क्योंकि उसके भी पैसे सेफ होने चाहिए ना, राइट। वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द बिल इज देयर, राइट, ऑन दैट बेसिस फॉर विच द एक्सपोर्टर राइट्स अ लेटर। तो यहाँ एक्सपोर्टर एक लेटर लिखता है टू द इंपोर्टर टू डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक। यानी यहाँ एक्सपोर्टर अपनी कंट्री के हिसाब से, यानी इंडिया है तो इसके हिसाब से जो भी उसकी कंपनी है उसके तौर पर एक लेटर लिखेगा। वहाँ वो लिखेगा प्लीज़ प्रोवाइड, दैट मीन्स ये तो लैंग्वेज थोड़ी मेरी तरफ से है, लेकिन प्रोवाइड द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम योर बैंक। यानी उनकी जो बैंक है वहाँ पर, समझ लो कि USA में हम गुड्स सेंड करें तो बैंक ऑफ अमेरिका है, राइट, सिटी बैंक है, तो वहाँ से उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर से ये डिमांड कर रहा है कि भाई हमको ये लेटर दो, आई वॉन्ट टू यूज़ द पर्टिकुलर वर्क, राइट, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसको हमके देखने के बाद ही हम आपको ये पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन है करेंगे। इन शॉर्ट, जो भी उनका फाइनेंशियल पोजीशन है, काम काज है, पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो देखने के बाद ही आगे बढ़ेगा। कई बार फ्रॉड भी हो जाता है, दैट्स वाई समटाइम्स द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर असाइंस दिस टास्क टू इट्स ओन ब्रांच वर्किंग इन द फॉरेन कंट्रीज और गेट इट थ्रू अदर सोर्सेज, राइट। तो एक्सपोर्टर की जो बैंक है ना, वो भी ये काम एक्सपोर्टर के हिसाब से कर लेती है। यानी ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर दिस पर्टिकुलर बैंक विल डू द लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसीजर। यानी उनके सोर्सेज होते ही है, सबके सोर्सेज सभी जगह होते हैं, तो उस सोर्सेज का यूज़ करके भी वो लेटर ऑफ क्रेडिट निकाल भी देती है, या फिर उसके हिसाब से वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देख लेती है और वर्किंग होती है। समझ लो SBI है, BOB है, ICICI है, राइट। इन सभी बैंकों, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंकों की यूनिट आउटसाइड ऑफ द कंट्री है ही। मोस्टली हर कंट्री में नहीं होता है, लेकिन जो कनेक्टेड कंट्रीज़ है हमारी कंट्री से, उन सब में होता ही है। द एक्सपोर्टर द सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द इंपोर्टर मैंशनिंग दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर इज़ रिलायबल, दिस इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर आपको 1 मार्क में लिखना हो, चलो इंपोर्ट प्रोसीजर में हमने ये देखा था, लेकिन उसमें इतना डिटेल नहीं था। तो इफ द क्वेश्चन इज देयर व्हाट इज LC, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। अब LC याद रखो, दिस इज नॉट लिविंग सर्टिफिकेट, दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। तो याद रखना ये है कि द एक्सपोर्टर, राइट, द सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द इंपोर्टर मैंशनिंग, एक्सपोर्टर क्या करेगा, ही विल डिमांड द सर्टिफिकेट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द इंपोर्टर मैंशनिंग दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर दैट इज रिलायबल। तो एक्सपोर्टर को ये ट्रस्ट बैठना चाहिए कि वॉट एवर द क्रेडिबिलिटी और विच एवर द बैंक इज दैट दे आर प्रोवाइडिंग द LC, ऑन दैट बेसिस द इंपोर्टर्स फाइनेंशियल साउंडनेस, क्रेडिबिलिटी इज रिलायबल, क्रेडिबिलिटी इज गुड, एंड वॉट एवर द सर्टिफिकेट इट इज रिलायबल, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, ना। तो जो भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही है, वो जो लेटर लिख के देती है बैंक उनकी, इंपोर्टर की, उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट वन, ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। Here it is, 6th one. The exporter has to contact a shipping company if the goods
आर टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू सी वे, तो शिपिंग कंपनी का कांटेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि चीपेस्ट वे है, तो एक्सपोर्टर उनका कांटेक्ट करेगा। एन एप्लीकेशन इज ऑल्सो मेड हियर टू द कंपनी विच एश्योर्स अबाउट द रेडीनेस टू रीच द गुड्स ऑन अ सर्टेन टाइम और सर्टेन डेट, वट एवर द डेट्स डिमांडेड बाय द इम्पोर्टर, वो डेट पर अगर सी रूट से गुड्स पहुंचता है तभी प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सच एज क्वांटिटी, राइट, मैंने बोला था ये भी जब हमने डिस्कस किया कि कंटेनर जाएगा या कौन से कार्टून्स में ये पर्टिकुलर गुड्स जाएंगे, कितने लेयर के होंगे, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन पहले यहाँ याद रखो क्वांटिटी, वेट उसका क्या है, साइज़ कितनी है, डेट ऑफ द सेंडिंग गुड्स, आज भेजते हैं, राइट, समझ लो आज है 10th या वट एवर, आज यस 10th दे रहे हैं, तो 10 दिसंबर को हमने भेजा है, राइट, तो ये डेट है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी पड़ती है। उसके बाद है उसकी प्राइस, टोटल प्राइस, वो बिल पर लिखी होती है वो। सो ऑल दिस आर मेंशन इन दिस एप्लीकेशन। इन शॉर्ट, शिपिंग ऑर्डर मीन्स, ये अंडरलाइन कर देना अगर आपके पास बुक हो तो, रखना ही बुक। शिपिंग ऑर्डर मीन्स an order sending the shipping order means an order issued to the captain of the ship by shipping company to accept the goods। तो ये जो शिपिंग ऑर्डर, हमको ऐसा लगेगा शिपिंग ऑर्डर यानी पर्टिकुलरली जो भी शिपिंग कंपनी है वो डायरेक्टली ऑर्डर देती थी, नहीं, ये डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देती है। शिपिंग कंपनी जो होती है, राइट, वो अपने कप्तान को ये ऑर्डर लेने के लिए इन्फॉर्म करती है। लेट्स सी वंस अगेन, शिपिंग ऑर्डर क्या है, इट मीन्स एन ऑर्डर इश्यूड टू द कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन होते हैं शिप के, राइट, उसको एक ऑर्डर इश्यूड होता है बाय द शिपिंग कंपनी, जो शिपिंग कंपनी है वो ऑर्डर इश्यू करते हैं उसके कप्तान को टू एक्सेप्ट द गुड्स, ये गुड्स एक्सेप्ट कर लो, राइट, बिकॉज उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया है जो एक्सपोर्टर ने दिया है, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करेगा, उसे हम बोलते हैं शिपिंग ऑर्डर, राइट। शिपिंग ऑर्डर यानी सिंपल ऑर्डर नहीं है, कीप इन माइंड। इन द केस व्हेन द exporter wants to export the goods in a large quantity and wants to book the whole ship, it is called a charter। याद रखना, राइट, कई बार मैं ओरल में ये क्वेश्चन करता हूँ लेकिन मोस्टली ये चार्टर भूला जाता है, राइट, ये चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूरी एक एक्सपोर्ट कंपनी पूरा एक शिप, राइट, अगर वो रेंट पर यानी वो पूरा बुक कर लेती है क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो पूरा बुक कर लेती है होल शिप, तो उसको बोलते हैं चार्टर, राइट। तो ये याद रखना जब समझ लो कि कोई एक एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट का ही बिजनेस करता है ना, राइट, तो वो कंपनी नहीं है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो कई बार सब लोगों को गुड्स मिला के वो एक शिप हायर कर लेता है, तो उस टाइम पे उसको बोला जाता है चार्टर। सो द एग्रीमेंट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द एक्सपोर्टर टू कीप द होल शिप ऑन द रेंट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी एग्रीमेंट। यानी ये एक्सपोर्ट कंपनी और शिपिंग कंपनी दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं, पूरे साल के लिए होता है और 1 टाइम 2 टाइम जो भी है, राइट, तो वो एक पर्टिकुलर होल शिप अपने पास रखेगा, उसका एक एग्रीमेंट होता है, और वॉट एवर द रेंट इज पेड दैट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी एग्रीमेंट। उसके हिसाब से साल में 1-2 बार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक शिप जाएगा तो 3 महीने से पहले वापस तो नहीं आएगा, राइट, 1 महीना तो मिनिमम लगता है, ये तो हम बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। सो दैट इज़ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो आज हमने 3 और देखे, टोटल 6 प्रोसीजर खत्म हो गई। 1 बाय 1 हम जाएंगे धीरे धीरे, सो डोंट वरी, दिस इज द लास्ट चैप्टर, तो बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना है कि हमारा जो सिलेबस 30% है वो बाकी है, राइट, लेकिन हमारा सिर्फ 9 और 10 चैप्टर का, 9 चैप्टर में तो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो ही गया है, 10 चैप्टर में भी खत्म हो जाएगा, जो 11 चैप्टर है वो सिर्फ बाकी रहेगा हमारा, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। सो हम यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।